गाय के गुब्बारे को हवा में लटकाकर जागरूकता का संदेश देना जयपुर के एक कलाकार को भारी पड़ गया। मामला जयपुर के जवाहर कला केंद्र में कल शुरू हुए जयपुर आर्ट समिट कार्यक्रम का है। आर्ट समिट में जयपुर के ही कलाकार सिद्धार्थ ने एयर बलून आर्ट के जरिए हवा में प्लास्टिक मटेरियल से बने गाय के ढांचे को हवा में लटका दिया, जो कि हवा में लटका कुछ ऐसा नजर आया कि मानो मरी हुई गाय हवा में लटकी है। मौके से गुजरने वाले और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों को ये नागवार गुजरा और फिर शुरू हो गया विरोध। पुलिस में शिकायत पहुंचने पर मौके पर पहुंची बाजार नगर थाना पुलिस ने गाय के ढांचे को नीचे उतरवाया और कलाकार को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने दादरी कांड पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। यूपी के मथुरा में इस्लाम पर आयोजित एक गोष्ठी में जस्टिस सच्चर ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा बीफ का व्यापार हिंदू करते हैं, फिर भी दादरी जैसी घटनाएं होती हैं जो समाज पर धब्बा है। 95% मुस्लिम क्या दूर क्यों जाना? आपके जो MP है, MLA उनका पीछे बयान आया था, उन्होंने माना कि मैंने बीफ के लिए कंपनी खोली। सच्चर ने इस कार्यक्रम में कट्टरवादिता हिंदू धर्म में भी होने की बात कही। उन्होंने कहा कि विवादित ढांचा गिराया गया, इस आधार पर हम लोग भी कट्टर हैं। रिटायर्ड जस्टिस सच्चर उस कमेटी के प्रमुख रहे हैं जिसने 2006 में मुस्लिमों को कोटा दिए जाने की सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। कुआलालंपुर में मोदी आज ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। यहाँ दुनिया भर के नेता मौजूद रहेंगे। ईस्ट एशिया समिट में बातचीत के मुद्दे आर्थिक और रणनीतिक होंगे, लेकिन G20 शिखर सम्मेलन की तरह आतंक के मुद्दे पर बात होने के आसार हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय मुद्दों पर मोदी की बात भी होगी। कुआलालंपुर में दोपहर को मोदी रामकृष्ण मिशन आश्रम में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। फिर मलेशियन इंटरनेशनल कल्चर सेंटर में भारतीय समुदाय के लोगों का कार्यक्रम होगा। मोदी भारतीयों को संबोधित करेंगे। शाम को मलेशिया में भारतीय उच्चायुक्त ने रिसेप्शन रखा है, जहां मोदी पहुंचेंगे। 23 नवंबर की शाम पीएम मोदी सिंगापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया भाषण। इस दौरान मोदी ने कहा कि हमारी नीतियों की वजह से भारत में बिजनेस करना आसान हुआ। We have launched the Startup India campaign. We are aware of the interest of the global investors community in the potential that India has. In recent months, this interest has gone up. आसियान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग से भी मुलाकात हुई। दोनों ने संबंध और मजबूत करने को लेकर चर्चा की। मलेशिया दौरे के पहले दिन मलेशिया के ही रंग में रंगे दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुआलालंपुर में मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक की डिनर पार्टी में मोदी रंगीन पोशाक पहने नजर आए। मोदी ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भी नीले रंग की पोशाक पहने दिखे। मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन में पहुंचे तमाम राष्ट्रों के अध्यक्षों ने इस डिनर पार्टी में इसी तरह की विशेष पोशाक पहनी। इस बार गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद होंगे मुख्य अतिथि। सूत्रों के मुताबिक 67वें गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ पर परेड के दौरान ओलांद विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 29 सितंबर को न्यूयॉर्क में ओलांद से मुलाकात हुई थी। भारत की ओर से फ्रांस के राष्ट्रपति को न्योता पेरिस हमले के बाद आतंकवाद पर दोनों देशों की साझा रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव आज 76 साल के हो रहे हैं, लेकिन यूपी में अपने पैतृक गांव सैफई में मुलायम ने एक दिन पहले ही जन्मदिन का केक काट दिया। अमर सिंह भी इस मौके पर नजर आए। सैफई में रात भर मुलायम के जन्मदिन का जश्न चला, जो आज भी जारी रहेगा। खबर है कि मुलायम के जश्न में आज बच्चन परिवार भी शरीक हो सकता है। वहीं संगीतकार AR रहमान भी इस मौके पर कार्यक्रम पेश करने वाले हैं। बिहार में सीट बंटवारे से नाखुश मुलायम नीतीश के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे, लेकिन समधी होने के नाते लालू मुलायम के जश्न में शरीक होंगे। राज्यसभा की सांसद और यूपी के मंत्री आजम खान की पत्नी ताजीन फातिमा ने मथुरा गौशाला के विकास के लिए अपने सांसद फंड से 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। ताजीन ने कहा कि उनका मकसद गायों का अच्छे से पालन पोषण है। कि जो भी वहाँ गाय हैं उनके अच्छी तरह से उनका पालन पोषण हो सके,
और वो बहुत ही अच्छे मतलब वातावरण में रह सकें। इसलिए सांसद निधि से भी 25 लाख रुपए गौशाला को दिए जाएं। नीतीश कुमार को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने दिया है बड़ा बयान। नीतीश को अपने पूरे समर्थन का ऐलान करते हुए फारूक ने कहा कि अब प्रधानमंत्री बनने की तैयारी करें नीतीश। एक नई कड़ी है और मैं तो समझता हूं कि नीतीश जी को तैयारी करनी चाहिए अब दिल्ली आने की और प्रधानमंत्री बनने। फारूक के इस बयान से 2019 में नीतीश के पीएम उम्मीदवार की दावेदारी की शुरुआत हो गई है। पटना में शपथ ग्रहण के बहाने नीतीश ने गैर एनडीए नेताओं को मंच पर जुटाकर अपनी ताकत दिखाई थी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सवाल उठाने वाले आलोचकों को दिया है जवाब। तेजस्वी ने कहा कि सिर्फ कवर देखकर किताब की काबिलियत का फैसला ना करें। No one gets experience. See, people had given us mandate, and they have selected us. Absolutely. This is not for fun or not for the enjoyment. This is for the work. तेजस्वी लालू के छोटे बेटे हैं। उनके बड़े भाई तेज प्रताप भी नीतीश सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। बिहार के पूर्व सीएम और चुनाव में एनडीए के साथी रहे जीतन राम मांझी ने चुनाव नतीजों को लेकर दिया है बयान। मांझी ने कहा है कि अगर एनडीए गठबंधन मुख्यमंत्री का चेहरा आगे कर चुनाव लड़ता तो नतीजा कुछ और होता। अगर बिहार में कोई चेहरा सामने ले आया जाता मुख्यमंत्री के रूप में तो निश्चित रूप में परिणाम कुछ और होते। मांझी ने नीतीश को जीत की बधाई दी है, साथ ही किसी के दबाव में काम न करने की नसीहत भी दी है। पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस के बीच तनातनी का मामला राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने राष्ट्रपति से मिलकर कांग्रेस की मान्यता ही रद्द करने की मांग कर डाली। जो कांग्रेस गेम खेल रही है बड़ी डेंजरस गेम है। पंजाब की अमन शांति उससे और डिस्टर्ब होगी। हमने ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब को बेनती की है, जो कांग्रेस पार्टी है उसको एंटी नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया जाए, उसकी मान्यता रद्द की जाए। It's ridiculous that Akali Dal is blaming Congress and calling it anti-nationalist. हाल ही में फरीदकोट में हुई हिंसा को लेकर राहुल गांधी भी राष्ट्रपति से मिलकर पंजाब की बादल सरकार की शिकायत कर चुके हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर साधा निशाना। स्वामी ने कहा कि राहुल ने लंदन में एक कंपनी खोली थी जिसके दस्तावेजों में उन्होंने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था, लिहाजा राहुल की संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। यदि वो सिटीजन है तो नागरिकता समाप्त और पार्लियामेंट की सदस्यता समाप्त। यदि नहीं है तो फिर उनके ऊपर 4 केसेस लग सकते हैं। आरएसएस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी को दी है नसीहत। आरएसएस के बड़े नेता दत्तात्रेय होस बोले ने क्वालिटी एजुकेशन की बजाय अच्छे शिक्षकों की जरूरत पर जोर दिया। स्मार्ट स्कूल में विरोध नहीं है, लेकिन ये सब करने के बाद भी द टीचर इज ऑफ द सबस्टैंडर्ड, ऑल योर स्मार्ट स्कूल एटसेट्रा विल बिकम ऑफ नो यूज। इसी अधिवेशन में शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने क्वालिटी एजुकेशन को प्राथमिकता बताते हुए कई योजनाएं गिनाई थी। करीबन 720 कोर्सेज जिसमें सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटीज, आईएम्स, एनआईटी सम्मिलित होंगे। इनके माध्यम से डिप्लोमा सर्टिफिकेट और कुछ हद तक कुछ सेमेस्टर्स डिग्री कोर्सेज भी राष्ट्र के लिए मुफ्त में उपलब्ध होंगे ऑनलाइन। आरएसएस ने ये अधिवेशन नई शिक्षा नीति पर सरकार को परोक्ष रूप से मार्गदर्शन देने के लिए बुलाया है। सभी तरह की सेवाओं पर नहीं देना होगा स्वच्छ भारत सेस। सरकार के मुताबिक जिन सेवाओं पर सर्विस टैक्स नहीं लगता उन पर स्वच्छ भारत सेस नहीं लगेगा। ऐसी करीब 40 सेवाएं हैं जिनमें डॉक्टर या पैरामेडिकल की ओर से मुहैया कराई जाने वाली हेल्थ केयर सुविधा, जानवरों और पक्षियों का इलाज, खेल प्रतियोगिताओं में देश, राज्य या जिले का प्रतिनिधित्व करना, किसी व्यक्ति द्वारा कोई धार्मिक कार्य संपन्न करवाना और शैक्षणिक संस्थाओं की ओर से छात्रों को दी जाने वाली सुविधाएं। इनके अलावा बाकी सभी सेवाओं पर 15 नवंबर से आधा फीसदी स्वच्छता से जरूरी किया गया है, जिसका इस्तेमाल स्वच्छता अभियान के लिए होगा। ठंड में घने कोहरे से निपटने के लिए विमान मंत्रालय ने कमर कस ली है। हवाई यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए कोहरे की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले उत्तर भारत के 3 शहरों जयपुर, अमृतसर और लखनऊ के हवाई अड्डों पर खास तैयारी की गई है। विमान मंत्रालय की कोशिश है कि 15 दिसंबर से पहले तीनों शहरों के एयरपोर्ट पर कैट 3B सुविधा मुहैया हो जाए। इससे 50 मीटर की दूरी तक दिखने में आसानी होगी और विमानों का उतरना या उड़ना मुमकिन हो पाएगा।
दिल्ली हवाई अड्डे पर इस तरह की सुविधा पहले से ही मौजूद है। सरकार जल्द ही एयरलाइन कंपनियों और ऑपरेटरों के साथ कोहरे की स्थिति से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा करेगी। देश में पहली बार ड्रीमलाइनर किस्म के विमानों को कोहरे में टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए भी DGCA ने मंजूरी दे दी है। बिना लाइसेंस आटा नूडल्स बाजार में लॉन्च करने पर पतंजलि आयुर्वेद को नोटिस मिला है। 15 दिन के अंदर पतंजलि से जवाब देने को कहा गया है। खाद्य पदार्थ सुरक्षा की निगरानी से जुड़ी FSSAI के मुताबिक बिना इजाजत नया नूडल्स बाजार में उतारा गया। वहीं पतंजलि आयुर्वेद का दावा है कि पास्ता कैटेगरी के तहत नूडल्स लॉन्च की अनुमति उसे 15 अक्टूबर को ही मिल गई थी। FSSAI के गाइडलाइन के अनुसार पास्ता, मैक्रोनी, नूडल और सेवैया, वर्मिसेली, ये सब एक ही कैटेगरी में आता है। अब जो अभी तक का गाइडलाइन है उसी के अनुसार तो कोई वर्क करेगा ना। रामदेव नियमों की अनदेखी के आरोपों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। जम्मू कश्मीर में IS की कोई भूमिका नहीं है। आतंकी संगठन लश्कर ने ये दावा किया है। लश्कर की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है, कश्मीरी लोग किसी भी बाहरी संगठन से मदद या सहयोग नहीं चाहते। भारत के खिलाफ वो अपनी आवाज खुद उठा सकते हैं। IS का पूरा ध्यान इस्लाम का विरोध करने वाले पश्चिमी देशों की तरफ है। 2 दिन पहले ही 16 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल RR निम्भोरकर ने कहा था कि भारत पर हमले के लिए लश्कर IS से हाथ मिला सकता है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप में 10वीं की छात्रा की रेप के बाद हत्या की वारदात सामने आई है। वारदात उस वक्त हुई जब लड़की ट्यूशन पढ़कर अपने घर लौट रही थी। लड़की के परिवार ने आरोप लगाया है कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने रेप का केस दर्ज करने में आनाकानी की। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की जिस घर से गिरफ्तारी हुई है वहां से लड़की के कुछ कपड़े भी बरामद हुए हैं। पटना में अपहरण के बाद बंदूक का डर दिखाकर एक लड़की के साथ हुआ गैंग रेप। पुलिस के मुताबिक अपहरण की खबर के बाद घटनास्थल पर पहुंचने पर वहां मिली लड़की ने अपने साथ रेप की घटना बताई। अपहरण और रेप के आरोपी छोटू गोप और प्रकाश बाद में मेहंदीगंज इलाके से गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों हथियार के बल पर बाइक पर लड़की को जबरन बैठाकर मौला खंदा इलाके में ले गए थे। पटना पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार दोनों आरोपी पेशेवर अपराधी हैं और दोनों पर कई केस दर्ज हैं। नशीली ड्रग्स हेरोइन की ये बड़ी खेप पाक सीमा से सटे जम्मू कश्मीर के खेमकरन सेक्टर के पास से BSF ने बरामद की है। BSF को खेमकरन के पास पाकिस्तानी स्मगलरों के होने की खबर मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान स्मगलरों ने BSF पर जमकर फायरिंग की। मुंह तोड़ जवाब मिलने पर स्मगलर भाग खड़े हुए। BSF ने इसके बाद तलाशी अभियान चलाया तो कुल 21 किलो हेरोइन हाथ लगी। इसकी कीमत 100 करोड़ से ज्यादा है। मौके से BSF ने हथियार भी बरामद किए हैं। क्रिकेट के मैदान पर मैच के दौरान ब्रेन स्ट्रोक होने से नामीबिया के खिलाड़ी रेमंड वेन स्कूर की मौत हो गई। 25 साल के रेमंड वेन 15 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के घरेलू क्रिकेट में फ्री स्टेट के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर गिर गए थे। अस्पताल में पता चला कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और वो कोमा में चले गए हैं। 5 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद रेमंड की मौत हो गई। रेमंड ने नामीबिया के लिए 92 फर्स्ट क्लास मैचों में 4303 रन बनाए, जिनमें 5 शतक और 20 अर्धशतक शामिल हैं। ICC और क्रिकेट जगत की कई हस्तियों ने रेमंड वेन की मौत पर दुख जताया है। धूप से निकल के, छांव से फिसल के, हम मिले जहां पर लम्हा थम गया। शाहरुख काजोल की आने वाली फिल्म दिलवाले का रोमांस से भरा ये गाना गेरुआ रिलीज होते ही हिट हो गया है। इस गाने को YouTube पर अब तक 43 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। दिलवाले रोहित शेट्टी की फिल्म है जिसमें शाहरुख काजोल लंबे अरसे बाद एक साथ दिखेंगे। वरुण धवन और कृति सेनन ने भी फिल्म में अहम किरदार निभाए हैं। दिलवाले 18 दिसंबर को रिलीज होगी। वाह, ये तो मानना पड़ेगा मेरे। बड़े दिलवाले टाइप की हो ना। न्यूजीलैंड में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होने से 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा फॉक्स ग्लेशियर इलाके में हुआ। अधिकारियों के मुताबिक हादसे की जानकारी मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा, लेकिन कोई भी यात्री जीवित नहीं मिला। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत कुल 7 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर यूरोकॉप्टर स्क्वायरल है। फॉक्स ग्लेशियर साउथ आइलैंड के पश्चिमी तट पर मौजूद है, जहां हर साल हजारों सैलानी आते हैं।
पिता बनने वाले हैं सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग। बेटी का जन्म होने के बाद जकरबर्ग 2 महीने की पैटर्निटी लीव लेंगे। जुलाई में जकरबर्ग ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि उनकी पत्नी प्रिसिला मां बनने वाली हैं और बेटी के जन्म के बाद वो अपना समय अपने परिवार के साथ गुजारना चाहते हैं। फेसबुक के नियमों के मुताबिक कंपनी के अमेरिकी कर्मचारी 4 महीने की पैटर्निटी और मैटर्निटी लीव ले सकते हैं।